सो वेलकम टू द वीडियो। ये वीडियो लीगल लिफ्ट की तरफ से सेकंड वीडियो है इंग्लिश के लिए, और ये वाली इंग्लिश बेसिक होगी। पिछली वीडियो जो थी वो इंट्रोडक्शन थी। इट वाज इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश सेक्शन। इफ़ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियो, अगर आपने नहीं वॉच किया तो आप ये वाली वीडियो वॉच करने से पहले उसे वॉच कर लीजिए एक बार। तो मेरा नाम प्रियांशु है। आई ऑल्सो गो बाई प्रियांश। सो लेट्स स्टार्ट इट आउट। आई डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम। सो this is the logo of Legal Lift. It's recently launched and it's an initiative to help students, and we are putting effort into this, and hopefully you will like the content provided by us. So I thought that we have to provide basic RC. So मतलब CLAT 24 से बेसिक RC क्या ही होगी, मतलब इससे ईजी तो आपको नहीं मिलने वाली, मुझे नहीं लगता। एंड आपका PYQ भी हो जाएगा, एंड you will get a idea of what your level is. So you can read this, pause this and read this, and I will help you out in answers right now, and you can also answer. Like, these are the questions, you can see it once, 6 questions. So there are 4 passages into 6 questions. So I hope you have read it now. If you have paused and read it, अगर pause करके पढ़ लिया तो बहुत अच्छा. So okay, so in the contemporary literature, how is relationship between character and setting described in the passage? तो let's see the options first. Like, बहुत basic चीज़ है. It is a non-existent, मतलब exist ही नहीं करता, complex है, interchangeable, okay, settings are insignificant. तो पहले दो ऑप्शन तो बोल रहे हैं कि मतलब सेटिंग्स का कोई वैल्यू नहीं है और नॉन एक्सिस्टेंट है, मतलब दे आर नेगेटिव, while the third option is neutral and the second option is very much positive. एंड इधर हम पढ़ेंगे तो कैरेक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्लॉट एंड कैरेक्टर, ये जो लाइन बोली गई है उसमें क्लियरली हमें दिख रहा है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर सवाल इसमें पूरे डायरेक्ट है, एंड ऑल पैसेजेस आर ऑलमोस्ट डायरेक्ट। आई थिंक वन क्वेश्चन वाज टेकन बैक बाय द कंसोर्शियम, हम उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, पर इसका आंसर होना चाहिए ये रहा, बी। इसमें क्लियरली दे रखा है ना, इन्फ्लुएंसिंग द प्लॉट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, तो वही है। उसके अलावा दूसरा सवाल, इन द नॉवल नेम से एक भाई जुम्पा लाहिरी की बात कहाँ हो रही है। हाँ, जब आप पढ़ो ना पैसेज तो आप मार्क कर लिया करो, जैसे कि ये जुम्पा लाहिरी का नाम आ गया या किसी का भी नाम है, जैसे अरुंधति रॉय का नाम आ गया, तो इट्स बेटर इफ़ यू मार्क द थिंग्स लाइक मैकबेथ, शेक्सपियर्स, ऐसे मार्क कर लो जब पढ़ रहे हो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं तो अभी पढ़ नहीं रहा, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो तो इसलिए। इन द नॉवल नेम से भाई जुम्पा लाहिरी, व्हाट डज द पेरेंट्स, तो इधर बात हो रही है नेम से की, इधर क्लियरली दे रखा है आइसोलेशन, इसमें कुछ मतलब यू डोंट इवन हैव टू थिंक, एंड दिस इज द ऑप्शन। अदर ऑप्शन को देखते हैं, थ्राइविंग कम्युनिटी, लेसन वाइब्रेंट एंड हैप्पी केयर फ्री, तो तीनों पॉजिटिव है, और एक ही उल्टा हो रहा है उसका, मतलब एक ही नेगेटिव था, तो ये बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। इसलिए टफ बना सकते थे अगर आप दो नेगेटिव दे देते और इससे क्लियर, मतलब एक जैसा इसको मतलब ऑप्शन दे दो, जैसे इसमें आइसोलेशन दिया है तो अलोन, या ऐसे करके कुछ वर्डिंग कर सकते थे, पर ये सवाल बहुत डायरेक्ट है। What role does the Scotting Moors play in Shakespeare's Macbeth? तो शेक्सपियर की बात इधर मार्क किया है हमने, मूर्स ट्रेजेडी मैकबेथ, तो पहले से ही दे रखा है ट्रेजेडी है, तो मोर नेगेटिव ही होगा मोस्ट प्रोबली। कास्ट ए डार्क शैडो ओवर द कैरेक्टर्स, तो वही ऑप्शन देखो इसमें। ब्यूटीफुल, नो इन्फ्लुएंस तो नहीं होगा। ओमेन, ये वाला है ट्रेजेडी। कैरेक्टर्स टू रिलैक्स तो बिल्कुल नीड से ट्रेजेडी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट्स क्लियरली रिटन डार्क शैडो। तो ऑप्शंस देखना, और आप कैसे पढ़ते हो उससे भी, कि आप पहले सवाल पढ़ते हो या ये पढ़ते हो, मतलब पैसेज। लेकिन कंपैरेटिवली आप देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी पैसेज है, तो इसका आंसर सी है। आप चेक कर सकते हो अगर आपने पहले पॉज करके इसे पढ़ लिया है। आई एक्सपेक्ट कि आपने पढ़ लिया है, पहले कर लिया है एक बार, तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो। व्हाट डज द टर्म इंटरप्ले रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? इंटरप्ले का क्या मतलब है? अब इंटरप्ले कहाँ पे आ रहा है वर्ड, देखो पहले ऑप्शन देखते हैं। लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन कैरेक्टर्स, पहली चीज़ लैक ऑफ इंटरेक्शन इंटरप्ले में, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप, इनसिग्निफिकेंट, कंप्लीट सेपरेशन। अगर मैं पैसेज में ना जाऊँ ना तब भी इसका आंसर बी ही होगा। लाइक लैक ऑफ इंटरेक्शन, ये पूरा चैप्टर बोल रहा है कि, मतलब पूरा पैसेज बोल रहा है प्लॉट एंड कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब एक मिक्सअप हो रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक दूसरे को, हेल्प आउट कर रहे हैं। एंड ऑप्शन ही तीनों नेगेटिव दे रखे हैं, लैक ऑफ इंटरेक्शन, इनसिग्निफिकेंट, कंप्लीट सेपरेशन, सो इट्स बी। आप मतलब
पैसेज में इसमें ढूंढ सकते हो, मैं तो अभी नहीं देख रहा पैसेज में, बट क्लियरली इसमें ऑप्शन में देख सकते हो आप, बी होगा इसका आंसर। तो तीन ऑप्शन नेगेटिव है बाकी, लैक ऑफ इंटरेक्शन, कंप्लीट सेपरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब एज अ सेटिंग इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पे जाते हैं, इधर है अरुंधति रॉय में, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, द लश वाइब्रेंट केरला बैक वाटर। सो बोरिंग डेफिनेटली नॉट, इनसिग्निफिकेंट नो, डार्क एंड फॉरवर्डिंग नो। अगर वो जो ट्रेजेडी वाली बुक थी ना मैकबेथ, उसमें शायद ये वाला ऑप्शन अगर इधर ये होती तो ये वाला करेक्ट होता। इट्स लाइक तीनों नेगेटिव है। ये पैसेज बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि 12th NCERT लेवल आप पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये 12th NCERT से भी नीचे लेवल है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसको आप बेंचमार्क लेके मत चलना, वो उसकी बात बाद में करेंगे। पर व्हाट इज़ द मेन थीम डिस्कस्ड इन द पैसेज। तो मेन थीम किसकी बात हुई है? सेटिंग इन लिटरेचर इज़ अनइम्पॉर्टेंट, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बोल दिया इसने। नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई देयर सेटिंग्स, दिस इज ऑपोजिट, लाइक उसमें बोला है कि इन्फ्लुएंस होता है। इन लिटरेचर सेटिंग्स कैन बी एज इन्फ्लुएंशियल एज कैरेक्टर्स इन शेपिंग द नैरेटिव, सेटिंग्स हैव नो रोल इन कैरेक्टर डेवलपमेंट। दिस पैसेज इज लाइक यू नो, तीनों ऑप्शन ही उल्टे दे दिए आपको सारे क्वेश्चन में मेरे हिसाब से। 3 ऑप्शंस आर मतलब seriously wrong and 1 option is like, even if you eliminate it will be correct. So this passage was very easy, and I expect that all of you did all questions correct. But if you can make mistake in this, in any question, I would say actually there's no question that you should make mistake in this. This is like totally clear, very easy passage. You can only make mistakes if you are not focusing properly or putting the wrong mark. Otherwise, even with options, you can clearly answer all of them correct. So with that, I will go to the second passage, and आप पॉज करके पढ़ सकते हो बिल्कुल वापस। ये वाला पैसेज जस्टिस के ऊपर है, इसमें देखो एक्सट्रैक्टर लिखा है नीचे। दिस कैन हेल्प यू समटाइम्स इफ अगर आप किसी पैसेज में देख रहे हो एडिटोरियल आ जाता है, यू कैन सी द टाइटल, यू कैन इवन आंसर क्वेश्चंस विथ ए यू नो काइंड ऑफ टाइटल अगर पता हो। जैसे कुछ टाइटल में ऑथर का ओपिनियन भी होता है, जैसे जस्टिस एंड द टू आइडियाज़ ऑफ इंडिया। वैसे अगर वुमेन के बारे में, तो वुमेन के बारे में पॉजिटिव टाइटल है, तो आप ऑप्शन में पूछ रहा है कि ऑथर का मतलब ओपिनियन क्या है, टोन क्या है, तो उसमें आप आंसर निकाल सकते हो। बट इसमें मुझे लगता है ज़रूरत पड़ेगी। सो यू कैन पॉज एंड रीड इट। होपफुली यू हैव रेड इट। सो दिस इज़ अबाउट जस्टिस सिस्टम एंड हाउ इट इज़ एलिटिस्ट। ये एक बेसिक समरी है इसकी, कि पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी दोनों में मतलब कितना फ़र्क आ जाता है जस्टिस लेने में, वो मेन बात है इसमें। तो लेट्स सी, जी मोहन गोपाल जी ने लिखा है ये, और ये फ्रंट लाइन से एक्सट्रैक्टेड है। सो व्हाट इज़ द सेंट्रल थीसिस ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट? द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। सो actually untouchability is talked about, but it's not the main theme. So it's somewhere here. Yeah, here. Often victimized a new type of untouchability, and here one Dalit, he talks with a Dalit person, but this is not the main theme. The practice of untouchability takes various forms in modern India. The imagination of justice for the rich and poor is vastly different. So this all points are like part of it. This is not the main point, and this is not the main point, and this is not the main point. And the question is asking you central thesis. So the main point essentially. This means what is the main point, or the main topic of discussion in this passage itself. So this was the main point of discussion. These all were also discussed, but this is the correct answer B in this one. This was only limitedly discussed here in 2 sections, and taxi drivers are discussed in the 4th passage, and just strength is also discussed in the 4th passage. So if something is discussed for like 1 line, how can you tell it is like the main point? वो बात हो जाती है ना। So what does the author mean by docket excluded in the 2nd paragraph? So you can read the options, it's quite obvious. The poor reject the judiciary as being alien to their language. No, that does not mean docket excluded। पहले देखते कहाँ पे दिखाया गया है इसमें।
डॉक्यूमेंट अभी मैं दिख नहीं रहा डॉक्यूमेंट एक्सट्रूडेड किधर है, बट इधर ये रहा डॉक्यूमेंट एक्सट्रूडेड. दिस इज वे डॉक्यूमेंट एक्सट्रूडेड इज. सो ये कहाँ पे यूज़ किया गया है? They are often victimized as lawyers taught them they are doctorate excluded in new type of, so they're excluded from something for sure. They are not like accepted and they are not getting the things they should or are being excluded. So courts do not list bail petition. So these two options are obviously wrong. The poor reject the judicial system because they are being excluded. They are not getting out of it by themselves. The rich are excluded. Rich की तो बात ही नहीं हुई ना. तो पहला option, poor do not have easy access to justice system. Courts do not list bail petition. तो A and B are the options and B is too detailed. Like इतना डिटेल में दे दिया इसने, बेल पिटिशन की बात कर दी. अरे भाई साहब ये तो दिया ही नहीं ऑप्शन में. बेल पिटिशन की बात कहाँ पे हुई है पहले ये बताओ, नहीं हुई. तो इसमें ये इसका आंसर होगा. Which of the following words best describes the experience of different segments of people with justice system as described in third paragraph. So third paragraph exactly इस पॉइंट को आपको देखना है. लेकिन आप अगर ऑप्शन देखोगे ना तभी आप देख के आप मतलब कर सकते हो, आप डिवाइड मतलब एलिमिनेट कर सकते हो. सिम्बायोटिक कहाँ सिम्बायोटिक हो रहा है, मतलब रिच को बेनिफिट हो रहा है, पुअर तो बिल्कुल मरता ही जा रहा है ना. तो इसमें सिम्बायोटिक क्या है, दोनों की मदद होगी तब सिम्बायोटिक होगा. इफेक्टिव अफेक्टिव ये क्या है? इफेक्टिव मतलब एक दूसरे के अफेक्ट कर रहा है, अफेक्शन हो सकता है एक दूसरे की हेल्प करना, वो तो बिल्कुल ही नहीं है. इफेक्टिव का वो रीज़न है. तो अगर इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे के डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग ही है इसका आंसर कि दोनों का मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. रिच का इंटरेस्ट कुछ और है, पुअर का इंटरेस्ट कुछ और है, इसका इंटरेस्ट को ज़्यादा हेल्प मिल रही है. देन 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू एग्री विथ. एग्री किससे करेगा? इसमें सबसे बड़ी गलती आपसे यही हो सकती है कि आप इसको डिसएग्री पढ़ लो, तो ऐसी गलती मत करना. सो द जुडिशियल सिस्टम रिफ्लेक्ट्स द सेम पावर रिलेशन एज दोस दैट एक्सिस्ट इन द सोसाइटी. सो सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस का कंपेयर इसने किया ही नहीं है. पहली बात मतलब दोनों का कंपेयर किया है, बट सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस का ज़्यादा मतलब कौन ज़्यादा बड़ा इंडिकेटर है, डिटरमाइनर है, उसकी कोई बात नहीं हुई है. सिस्टम मेड बाई रिच फॉर द रिच ऑफ द रिच. इट्स लाइक ऐसा कुछ लिखा नहीं है एक्सप्लिसिटली कि दिस इज़ द केस, बट ए इज़ डेफिनेटली द आंसर. जुडिशियल सिस्टम रिफ्लेक्ट्स द सेम पावर रिलेशनशिप एज दैट एक्सिस्ट इन द सोसाइटी. सोसाइटी में जो पावर रिलेशनशिप है वो फॉलो हो रही है कोर्ट में भी, जो होनी नहीं चाहिए एक्चुअली. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू डिसएग्री विथ. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एग्री डिसएग्री का सवाल कभी भी पढ़ो ना, एग्री और डिसएग्री में मतलब मार्क कर लेना हमेशा, ऑलवेज मार्क दिस, क्योंकि इसमें अगर आप सिली मिस्टेक कर सकते हो. जैसे कि लास्ट ईयर ग्लैड में एक सवाल था, बहुत सिंपल था क्यूटी का. ए इज़ टू बी, नंबर मैं भूल रहा हूँ क्या था, और बी इज़ टू ए ऑप्शन में था. तो ऐसे नॉर्मली आता नहीं है कि ये भी ऑप्शन में हो जाए और कुछ और ऑप्शन में थे. तो आपने आंसर निकाल लिया, और उसमें होता है ना कि किससे किसका रेशियो है, क्यूटी में जिसने दिया होगा उसे पता होगा. तो आप ऐसे सवाल में क्या कर दोगे, बी इज़ टू ए आंसर, लेकिन आपने ऊपर का नहीं पढ़ा तो ए इज़ टू बी टिक कर दिया ये जल्दीबाजी में. एंड 1 marks hurts a lot, especially in 120 marks and easy paper. So disagree, agree, this type of question, don't make silly mistakes. You read the question paper, underline it, I would say. Put your pen there, finger या फिर जैसे बोलते लगा के रखो. Most likely to disagree with would ensure that ensure poor. ये तो मतलब एग्री करेगा ना इसमें, तो क्यों? Any sane person will agree with this. इससे quality both in text. ये तो totally wrong है ना. This is the one thing that he can disagree with. He's totally, ये तो पूरी डिसएग्रीमेंट ही दिखा रहा है अपनी एक्चुअली पूरी पैसेज में ऑथर, कि इक्वालिटी नहीं है. टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस आर टोटली डिफरेंट. प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल आर टोटली डिफरेंट इन दिस केस. जुडिशियल प्रैक्टिस इन आवर नेशन. सो बी इज़ द आंसर इन दिस केस. इसका भी बी लगाया था ना मैंने, हाँ इसका सी लगाया था. ओके नहीं, इसका तो ये लगाया था, ये करेक्ट किया था ना. So now let's go with the 12th question. What makes reform of judicial administration a neutral area? तो न्यूट्रल एरिया की बातें इधर हो रखी है, इधर. Such as process reform, procedure, technology, parenting, and court and case management, strength and workload judges, there has been considerable improvement. This तो न्यूट्रल एरिया एसेंशियली ही टोल्ड दैट कि कुछ एरिया होते हैं जो किसी को हर्ट नहीं करते. जैसे कि वन स्टेटमेंट ही सेड, जस्टिस फॉर वन इज़ इनजस्टिस फॉर अदर. एक का बेनिफिट करोगे दूसरे का लॉस होगा, राइट.
तो न्यूट्रल एरियाज वो है जो दोनों साइड को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अगर वो अच्छे होंगे, जब जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे तो ना रिच को दिक्कत है ना पुअर को दिक्कत है, वो तो बढ़ेगी। तो उसकी बात हो रही है न्यूट्रल एरिया में। सो द ऑप्शंस person across social strata agree on the need, this can be option. There is a consensus among political parties की बात ही नहीं हुई. Reforms to judicial administration do not favor one class of people over another. Reform of judicial administration is mandated by the constitution. उसकी कोई बात नहीं हुई, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी बात नहीं हुई. सो ए और बी में आपको डाउट हो सकता है, अगर आपको डाउट होगा तो डू नॉट फेवर वन क्लास, दिस विल बी ए बेटर आंसर इन दैट सेंस कि इसमें शुरू में दिक्कत क्यों हो रही थी, बिकॉज देयर वॉज ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द पुअर एंड रिच. दैट वॉज द मेन प्रॉब्लम सिंस द स्टार्ट. सोशियो इकोनॉमिक एग्रीमेंट दोनों की, मतलब ऐसा कुछ लिखा नहीं कि किसी का एग्रीमेंट हो रहा है. कॉन्फ्लिक्ट, देखो इधर बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंपीटिंग विजन. सो इन लैंग्वेज ऑफ ऑथर ही इज पुटिंग मोर एसेंस ऑन द वर्ड कॉन्फ्लिक्टिंग रेदर देन एग्रीमेंट. कि न्यूट्रल एरिया से समथिंग दे एग्री विथ, कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंपटीशन मेनली न्यूट्रल एरिया सच एज प्रोसीजर. सो इसमें भी देखो यही क्लियरली इधर लिखा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट ओवर कॉन्फ्लिक्टिंग विजन. कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उन टॉपिक्स पे, एग्रीमेंट की नहीं बताई लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है. मेन बात एग्रीमेंट ही इज़ नॉट टोल्ड, बट कॉन्फ्लिक्ट इज़ डेफिनेटली नॉट देयर. सो डू नॉट फेवर वन क्लास ऑफ पीपल ओवर अनदर. किसी को एक को फेवर नहीं कर रहा है इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको भी दिक्कत नहीं मुझे भी दिक्कत नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगा. सो दिस इज द थर्ड पैसेज. I think this is, yeah, this question was the one which was withdrawn by the consortium. So pause it and read it. I will continue after that. Okay, hopefully you have read it. So everything she wanted was here. Okay, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे. Extracted इधर से fire on the mountain अंति जैसे की किताब है, उसका extraction है. What is the preference for barrenness and starkness at Caryaganna suggests the word personality. So Caryaganna is a location where she is living. It's a barren place. उसकी personality के बारे में क्या बताता है, चलो पहले ऑप्शन देखते हैं. If she wants to live in a barren place and stark place, tell me why will she enjoy bustling and vibrant environment? That is like total opposite. Simplicity and malevolence, this can be. She prefers lush and colorful landscape. Nah, she seeks constant stimulation. If it's a logical thing, if you want to enjoy stimulation, bustling and vibrant environment, lush and colorful landscape, it's a barren land and stark. So obviously this is like, by eliminating, this is the answer B. It's a very easy question, direct question. What do you get to know about the protagonist's state of mind from a reaction towards the postman? So the reaction was here. Whatever else come or happened here would be unwelcome intrusion and distraction. So she is not happy and she tried to convey to the plodding postman with a cold and piercing stare. So it's negative reaction, not a positive reaction like hi, how are you, not nothing like that. She's just saying don't disturb me, don't come in my area. That's what she's asking. She wants to be alone. So she feels grateful, not at all. She dislikes any disturbance or interruptions in her solitude. Yeah, that's correct. She feels suspicious, interested in the lives of others. So like interested in the lives of others, I doubt it, honestly. B is the obvious answer, by the way. She is disinterested and generally unaffected by the presence. No, she's affected by the presence of postman. Clearly, postman. She's clearly affected by that. So answer will be B in this case, and B in this case too. So what does the protagonist desire to be mistaken for a pine tree to revive? So इधर ये pine tree बनना चाहती थी, बहुत अजीब है पर yeah. Merge with the pine tree and be mistaken for one. So obviously if you want to become tree and one with the nature, you want to be alone, and that is her entire, like, how she sees the world. She does appreciate noticed by others in the society. That is like definitely not the case. She has deep admiration for the beauty of pine trees. Nah, it's like very vague and it's out of, like, nothing is written like that. She feels a sense of superiority over other living beings. I doubt that. I highly doubt that. She yearns to one with nature and escape from her human identity. This can be the most probable answer. Like B and C are too vague and it's not even written anywhere कि आप एग्री करो इस पर, तो D होगा इसका आंसर. सो ये वाला सवाल था जो विड्रॉ कर लिया था एंड मेरा ही सही हुआ था, तो आई एम डेफिनेटली साल्टी अबाउट इट. बट लेट्स कंटिन्यू. द प्रोटैगनिस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेस्ली स्क्रीम्स इज थ्रिल एंड मैडनिंग, शोज दैट आउट ऑफ ट्यून येट सूदिंग. येट लाइक इफ़ यू थिंक समथिंग इज रियल एंड मैडनिंग, आपको मैड कर रहा है तो वो सूदिंग क्यों होगा, राइट?
किसी चीज़ पे आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको अच्छी लगेगी क्या? वो नहीं लगेगी. शी कंसिडर्स द नेस्लिंग टू बी सिंबल ऑफ न्यू लाइफ एंड वाइटलिटी. नो. एंड पहली चीज़, वाई वॉज इज विदड्रॉन? बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ द बुक, बट वो पार्ट इन्होंने दिखाया ही नहीं, मतलब पैसेज में था ही नहीं. सो समझ जाओ किस लेवल का हुआ था लफड़ा. लेकिन यस, सो A and B are definitely not the answer. She finds the nesting to be vexatious and irritating. Yeah, this is the answer. It is not written in the answer कि this question has been withdrawn, but if it was accepted, C would be the answer. C feels a sense of protectiveness and care towards the nesting. No, no, no. Elimination करके आप आंसर निकाल सकते हो. This is a very basic passage और वही हमारा टारगेट है इसमें, basic reading comprehension practice. I might be going too fast, but this is just that easy of a passage. Like last video I told you the importance of vocab, but there's not much vocab even in this passages. Like कुछ difficult vocab डालेंगे तो कुछ बात होगी, but and options were too easy to eliminate, by the way. Which of the following statements are true about the protagonist's overall state of mind in Karyogana? What is her state of mind? So she experiences a sense of constant restlessness and anguish. So she's actually in peace, मतलब बहुत शांत है, वो उसे अच्छा लग रहा है उधर, इसलिए वो उधर है और चाहती है कोई डिस्टर्ब ना करे. तो ये तो बिल्कुल ही गलत है. शी फेल्ट आइसोलेटेड एंड डिस्कनेक्टेड फ्रॉम माई एनवायरमेंट. दैट इज़ एक्चुअली वेरी मच लाइक आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि शी वांट्स टू बी कनेक्टेड विद द पाइन ट्री एंड शी इज़ नॉट डिस्कनेक्टेड. ये वाला वर्ड बहुत वैसा है, डिस्कनेक्टेड, क्योंकि वो पाइन ट्री से कनेक्टेड है एंड शी वांट्स टू बी वन विद द नेचर. सो शी फील्स कनेक्टेड विद द एनवायरमेंट रादर देन डिस्कनेक्टेड. तो स्टेटमेंट 2 भी गलत हो जाएगा उस हिसाब से. एंड कॉन्स्टेंट फुलफिल्ड एट पीस, हाँ वही, शी इज एट पीस एंड कॉन्स्टेंट. सो दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. उसके अलावा इन द लाइट ऑफ अबव पैसेज व्हाट रोल डज नेचर प्ले इन द प्रोटैगनिस्ट? ये मैंने कर दिया. एट कैरियोगना, लाइफ होगा शायद ये, लाइफ एट कैरियोगना. इट प्रोवाइड्स हर विद अ सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी. इट ऑफर्स अ solace and peace and senses of reminder of the harshness of constant or distraction. It's obviously it's B. क्रिएटिविटी की बात हुई नहीं, हार्श रियलिटीज उतनी सोच ही रही नहीं. इट सर्व्स एज ए कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन. एंड डिस्ट्रैक्शन इंट्रूएशन दूसरे लोग कर रहे हैं, मतलब कैरियोगना नहीं कर रहा उसको डिस्ट्रैक्ट. सो बी. सो दिस was the third passage. It was actually very easy. This second passage, the only question you can make wrong could be this one, 8th one I guess. अगर आप ज़्यादा सोच लो और B कर दो इसमें, A और B के अलावा, तो यही बस एक सवाल है जो आप गलत कर सकते हो अभी तक मेरे हिसाब से. बाकी तो डायरेक्ट था. वो भी आप ज़्यादा सोच लो तो वो सिली मिस्टेक होगी, नहीं तो ये मतलब बहुत सिली सवाल है, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल 2024 पेपर का. तो 4th पैसेज है, ये भी डायरेक्ट ही, ये तो बहुत ही डायरेक्ट था. मतलब ये उठा के फेंकना है, मतलब सवाल क्लियरली वर्ड आपको उठा के पटकना है. इसमें आपका मतलब ओपिनियन पूछा ही नहीं एक्चुअली, इसमें मतलब क्लियरली वर्ड डालना है. बट ओके, आप यू कैन रीड. आई विल पॉज एंड स्टार्ट रीड. Okay, hopefully you have read it, so let's continue. English literature. Who is often regarded as the greatest playwright in the history of English language? Just imagine you have no idea about English literature. Just आप पढ़ रहे हो. Greatest playwright, देखो clearly ये word है. अगला सवाल देखते हैं. Which was Jane Austen. So when you're reading, you mark the things. Like when I did it in real paper, I was marking things like the names of the authors, and it was very easy. Like I maybe did it less than 1 minute or almost 1 minute 2 minutes. Like उतना ही टाइम लगेगा आपको. Sorry for the sound by the way, अगर आपको डिस्टर्बेंस हुई थी. बट जो वर्ड्स है उनको आपको उठाना है और डालना है. मेन बात ये है. जैसे ये मार्क कर रखा है और ये मार्क कर रखा है, तो इसके बाद एक और ऑथर है, एलिजाबेथ बेनेट, एलिनोर डेस्बोर्ड. तो ऐसे आप वर्ड्स मार्क्स करो. तो विच ऑफ द जेन ऑस्टिन नॉवल इज नोन फॉर सोशल कमेंट्री एंड विटी पोर्ट्रेयल ऑफ रोमांस? तो जेन ऑस्टिन इधर से आप उठा लो. सेंस एंड सेंसिबिलिटी. Who are the romantic poets mentioned in the passage known for celebrating nature and intense human interaction? ये रोमांस एरा की बात हो रही है इधर. Relative nature and words I wondered on this.
तो इसका जवाब होगा विलियम सैमुअल टेलर। व्हाट इज टाइटल नैरेटिव स्टाइल? वर्जीनिया वुल्फ इधर मार्क हुआ है। एंड आप नोटिस करना है बिल्कुल पैटर्न में, मतलब सवाल जैसे, मतलब इन द फर्स्ट पैसेज दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड अबाउट विलियम शेक्सपियर, ही इज written in first passage, and Jane Austen is written in the second passage, then this guys are written in the third passage, and this third passage नहीं मतलब उसके बाद एग्जैक्टली मतलब पहले ये फिर ये फिर ये, तो बहुत ही अरेंजमेंट भी पैसेज का वैसे है, ऐसे नहीं कि ये सवाल आपको बीच में ढूंढना पड़ रहा है बीच पैसेज में कहीं पे, नहीं, आप शुरू में जाओगे आपको मिल जाएगा, तो वैसा है। लेकिन अगर आप शुरू में मार्क कर रहे थे, जैसे सवाल नाम लिखा मार्क किया तो आप इजीली कर लोगे इसे। वर्जीनिया वुल्फ की बात इधर हो रही है। मॉडर्निस्ट नैरेटिव स्टाइल, मिसेस डैलोवी की बात हो रही है इधर। 20th सेंचुरी नॉवल मेंशन द पैसेज वार्निंग अबाउट द डेंजर ऑफ टर्टल, इधर बात हो रही है 1984। इट्स एक्चुअली वेरी गुड नॉवल, यू कैन रीड इट इफ़ यू फ्री। देन नॉवल नहीं मतलब बुक है, एनिमल फार्म भी इसी ऑथर ने लिखी है, ये जॉर्ज ऑरवेल। सो व्हाट डज द पैसेज हाईलाइट एज द एंड्यूरिंग पावर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? इधर बात होती है इसकी कि इंग्लिश लिटरेचर का एंड्यूरिंग पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग, एंड्यूरिंग पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग रिटन वर्ड क्यों है? इट्स एबिलिटी टू विन लिटरेरी अवार्ड्स नहीं, द डाइवर्सिटी to its author's theme and said ability to captivate and inspire only British readers, that's actually a wrong statement क्योंकि वर्ल्ड की बात हुई है इधर। the decline of storytelling, like it's a negative statement, so obviously तो उस हिसाब से 20 का आंसर होगा, मतलब D is totally wrong, C is wrong because it's about the world rather than British readers, and ability to win literary awards। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस बाय द वे। सो ये आंसर की है अगर आपको चेक करना है तो आंसर्स को, एंड उसके अलावा बहुत सिंपल है, मतलब ये पैसेज इट्स वेरी सिंपल पैसेज। अब आवाज़ ख़त्म हो गई, सॉरी फॉर द नॉइस अगर आपको डिस्टर्बेंस हुई तो, बट सिंपल पैसेजेस थी, डायरेक्ट उठानी थी बहुत। अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 20 से ऊपर तो लिया होगे अगर आप एवरेज हो, तब भी 24 सवाल थे इसमें। एंड टाइमिंग का मुझे पता नहीं, शायद आप अगर 10 मिनट से कम ले रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी थे। 10 मिनट से कम विल बी अ वेरी गुड टाइम, बट 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स से लिटिल बिट मोर अगर आप 20 मिनट्स ले रहे हो इसे करने को। उसके बाद ये कुछ वोकैबलरी वर्ड्स है, आप देख सकते हो। वुलवार का मतलब डिफेंसिव बॉल, मायरन मल्टीपल, यूटोपी परफेक्ट प्लेस, सेपैप से ऑर्डिनरी पर्सन। मैंने इसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, सो ओके, दिस आर द वोकैबलरीज। vocabulary is very important for English, so keep your vocab up to date, that's what I would say। and उसके अलावा this is a benchmark, मत लेके चलना है इसको। ये जो सवाल आपने किए benchmark नहीं है, ये बस आपका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए कि ऐसे सवाल आ सकते हैं, एंड ऐसे सवाल आए तो सिली मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि ऐसे सवालों में आप सिली मिस्टेक करोगे तो आपकी रैंक कहाँ पहुँच जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा, बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में आ जाएगी। तो सिली मिस्टेक तो बिल्कुल ही नहीं करना, बिल्कुल फोकस से करना है। उसके अलावा यू शुड प्रैक्टिस हार्डर क्वेश्चंस, यू हैव डन दिस। ऐसे सिली पैसेजेस बहुत कम होंगे, मॉक में भी आपको ऐसे पैसेजेस नहीं दिखेंगे, बट दैट वाज द लेवल ऑफ 2024 पेपर। सो प्रिपेयर फॉर ए अबव लेवल पेपर के लिए प्रिपेयर करो, और ये वाले टाइप के पेपर आपके ईजिली हो जाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इट वाज जस्ट ए PYQ एंड बेसिक RC सेशन, थोड़ा हरी भरी में बनाया, लेकिन आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। एंड इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट एंड थिंकिंग व्हाट CLAT इज़ लाइक, दिस इज़ द इंग्लिश सेक्शन ऑफ द प्रीवियस CLAT पेपर। So don't underestimate it, because definitely next year it will be much more tough. It will not be this easy. It was a disaster. They had to withdraw one question out of it. So that's all, and follow and subscribe legally to social handles. And this is my Insta ID if you want to follow me, and all the best. And stay tuned for upcoming videos.